हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 4 का सैलरी का एग्नेस्ट में जो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करेंगे 24Q उसका कैसे हम लोग भरेंगे क्वार्टर 4 का, वो आज हम लोग बात करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि यूटिलिटी जो टीडीएस का यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसी तरह फॉर्म आएगा, उसको अनजिप करने के बाद आपको ये फोल्डर खुल जाएगा। फोल्डर आने के बाद इसको आपको डबल क्लिक करके खोल लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये वाला फाइल को खोलना है जो RPU_5.1 जिसमें लिखा है, इसमें डबल क्लिक करके खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको मैसेज एक अलर्ट आएगा, इसमें आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फॉर्म नंबर आपको चूज करना है 24Q, क्योंकि आपका सैलरी के लिए टीडीएस का रिटर्न भरना है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर चूज करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू क्लिक टू कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देख सकते हैं कि ओपन सेव रेगुलर फाइल और कंटिन्यू टू। जो पहली बार आप भर रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू टू क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। जो मान लीजिए आधा भर रहे हैं उसको सेव करके रखे थे तो आप यहाँ पे खोल के वो फाइल को खोल के इसमें खोल सकते हैं। तो मैं अभी फ्रेश भर रहा हूँ तो कंटिन्यू करूँगा। राइट, जैसे ही कंटिन्यू करूँगा मेरा फॉर्म खुल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी 3 फॉर्म है, ये वाला तो आपको फॉर्म नहीं है, ये 3 फॉर्म है। जैसे ही मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज करके क्वार्टर चूज करूँगा ना, देखेंगे एड ऑन हो जाएगा और दो एनेक्सर ऐड हो गया। पहले एनेक्सर ये है, एनेक्सर 3 जो है ये आपका कंपनी किसी आपका कोई भी स्टाफ जो है रिटायरमेंट कर गया है, उनको पेंशन दे रहे हैं तो पेंशन का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। पेंशनर जो है आपका कंपनी में जो जिस स्टाफ रिटायरमेंट करके उनका डिटेल्स कितना साल भर में पेंशन दिए वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे, पेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे। सैलरी में सैलरी का टीडीएस काटे हैं क्वार्टर 4 में और वो पूरा साल भर का कंप्यूटेशन कैसे भरेंगे। ठीक है, हम लोग ये फॉर्म भरे का बारे में बात करेंगे, चालान के बारे में बात करेंगे, उसका एनेक्सर का 1 और एनेक्सर 2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा एनेक्सर 3 के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको चालान भरना होगा। ऐसे एक एक करके आपको भर के करना होगा, चालान भरना होगा। चालान ये भरेंगे कि उसी क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर 4 का जितना भी आपका टीडीएस काटे हैं, जितना टीडीएस का पेमेंट किए चालान, उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। ये एनेक्सर 1 जो है ये अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि चालान भरने के बाद एनेक्सर 1 आएगा। एनेक्सर 1 जो है इसी क्वार्टर का यानी क्वार्टर 4 का जो आप चालान जमा किए हैं उसका डिटेल्स जो चालान में भरे होंगे, चालान ये में भरे होंगे, उसी का ही डिटेल्स इसमें भरेंगे। यानी जो स्टाफ का आप टीडीएस इसी क्वार्टर में काटे हैं उसका डिटेल्स एनेक्सर 1 में भरेंगे, उनका पैन नंबर वगैरह देके। एनेक्सर 2 में साल भर का उसी फाइनेंशियल ईयर में जितना आपका स्टाफ था उनका कोई भी क्वार्टर में टीडीएस काटे, भले क्वार्टर 1 हो या क्वार्टर 2 हो या क्वार्टर 3 हो या फिर क्वार्टर 4 हो, कोई भी क्वार्टर में टीडीएस काटे उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। कि चालान का डिटेल्स वगैरह देना नहीं होगा, कि उसका कंप्यूटेशन देना है कि कितना सैलरी वो रिसीव किए हैं, कितना उसमें डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रहे हैं और आप साल भर में कितना टीडीएस काटे हैं या फिर आपका उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर कितना काटा है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। कंप्यूटेशन यहाँ पे देना है, ये आप भरेंगे। तो फिर वो आप क्या करेंगे कि इसको रिटर्न फाइलिंग करने के बाद फॉर्म 16 आप डाउनलोड करके आपका एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय उसका आपको टीडीएस आप काटे नहीं उनका, लेकिन वो चाहते हैं कि फॉर्म 16 लेने के लिए, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भर लेंगे एनेक्सर 2 में सैलरी डिटेल्स में, तो फिर वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे जिसका डिटेल्स देंगे उन लोग का आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, भले ही साल भर में उसका टीडीएस ना काटे। आप टीडीएस नहीं काटे लेकिन उसका डिटेल्स यहाँ पे और उसका साल भर का कितना इनकम है, कितना डिडक्शन है, क्योंकि उसका टैक्स में नहीं आ रहा है, 5 लाख से नीचे हो रहा होगा या फिर 2-2.5 लाख 3 लाख का मिल रहा होगा, लेकिन उसको फॉर्म 16 चाहिए तो उसी के लिए आप भर रहे हैं, तो इसमें उसका डिटेल्स भर लेंगे तो फिर आपको उसका फॉर्म 16 दे पाएंगे।
सिंपली आपको पहले फॉर्म से एक एक करके बात करते हैं। आपको क्वार्टर 4 चूज कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर, यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका क्या होगा, डिडक्टर का इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, डिडक्टिव उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी ये फॉर्म भरेंगे डिडक्टर का इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, यानी आप किस कंपनी जो आप टीडीएस काटा है, आपका कंपनी किस कैटेगरी में आ रहे, कंपनी में आ रहे, इंडिविजुअल में आ रहे या फार्म में आ रहे, जो कैटेगरी आ रहा है आपको चूज कर लेना। मान लीजिए फार्म में आ रहा है तो फार्म आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एक फार्म का टैन नंबर देना होगा, फार्म का पैन नंबर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे फार्म का नेम देना है, ब्रांच है कि नहीं है तो आप NA कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एड्रेस देना है। यहाँ पे ये जो बाकी जो है ऊपर में ये गवर्नमेंट कंपनी में जो मिनिस्ट्री वगैरह है उसके लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है। तो आप फ्लैट नंबर देना है, जो स्टार मार्किंग है वो कंपलसरी आपको देना ही होगा और भरना ही होगा। ठीक है, तो फ्लैट नंबर वगैरह, एरिया, लोकेलिटी वगैरह आपको भरना होगा। पिन कोड दे देना है, स्टेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है कि लास्ट जो रिटर्न फाइलिंग किए थे उस रिटर्न के बाद अभी जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं कोई एड्रेस चेंज हो रहा है क्या, आपका कंपनी में कोई एड्रेस चेंज हुआ है या फिर पार्टनरशिप फार्म में कोई एड्रेस चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ तो आपको नो कर देना है। एड्रेस चेंज है तो आपको येस कर लेना है। आपका जीएसटी है तो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये कंपनी का एड्रेस सेम रखना चाहते हैं कि आपका यहाँ पे देखेंगे नीचे रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी आपका कोई भी पार्टनर या फिर कंपनी के केस में डायरेक्टर, प्रोप्राइटर केस में प्रोप्राइटर, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना, वो जो साइनिंग अथॉरिटी है तो उनका डिटेल देने के लिए मान लीजिए ऊपर वाला एड्रेस जो सेम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेम ले लेंगे, तो वो ऊपर में जो भरे होंगे एड्रेस ऑटोमेटिक भर जाएगा। बाकी आपको क्या भरना है, नेम भरना है, जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका पैन नंबर भरना है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन का पैन नंबर भरना है, उनका डेजिग्नेशन देना है, पार्टनर है या प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है उनका डेजिग्नेशन देना है। भले मान लीजिए आप अलग एड्रेस रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, तो आपको एड्रेस अलग अलग देना पड़ेगा फिर इस जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन का। ठीक है, पिन नंबर जो स्टार मार्किंग है आपको कंपलसरी भरना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज कर लेना है, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है एक चीज़ देखिए कि आपका लास्ट जो रिटर्न जो ये भरे हैं उनका एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं, एड्रेस चेंज नहीं है तो आपको इसको नो कर देना है। राइट, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप 24Q रेगुलर में फाइलिंग किए, मतलब अर्लियर ईयर में भी फाइलिंग किए थे क्या, अर्लियर क्वार्टर में, यानी आप क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 ये सब फाइलिंग किए हैं क्या। मान लीजिए आप क्वार्टर 1 में फाइलिंग किए थे या क्वार्टर 2 में फाइलिंग किए थे, क्वार्टर 3 में फाइलिंग नहीं किए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। मान लीजिए आप क्वार्टर 1 में नहीं फाइलिंग किए, क्वार्टर 2 में नहीं फाइलिंग किए थे, लेकिन क्वार्टर 3 में फाइलिंग किए थे, तो आप फिर आपको यहाँ पे येस करना होगा। येस करने के बाद आपको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे नो करूँगा ना, ये ऑफ हो जाएगा। राइट, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसको येस करेंगे तो लास्ट क्वार्टर का आप भरे थे जो क्वार्टर 3 का 24Q, उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पे आपको भरना होगा। ठीक है, भरने के बाद इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, मैं इसको भर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर चालान का डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसको चालान का डिटेल्स पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्म भरता हूँ। ठीक है, इसमें आपको देखिए कि आपको यहाँ पे चालान जो डिटेल्स है कि इस क्वार्टर का है, यानी जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर का कितना चालान आपका है। मान लीजिए 2 चालान है या 3 चालान है तो आपको उसी तरह आपको यहाँ पे एड रो में क्लिक करना है। उसके बाद आपको मान लीजिए 3 ठो चालान है तो 3 करके ओके करेंगे, 3 ठो चालान डिटेल्स खुल जाएगा। मान लीजिए आपका 2 है क्योंकि 3 गलती से हो गया, तो इसको चूज करिए, डिलीट रो में करिए और कौन सा रो को आपको डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 3 नंबर रो को, तो 3 टाइप करूँगा, ओके कर दूंगा, तो 3 नंबर वाला डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चालान डिटेल्स आपको चालान रख लेना है, जो मंथ में पेमेंट हुआ है, टीडी क्या अमाउंट है वो भर देना होगा आपको। टीडीएस में कितना है, सेस में, सरचार्ज में, कुछ जो भी अमाउंट है आपको उसी चालान को देख के भर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद BSR कोड डालना है, चालान से सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। ध्यान से BSR कोड, डेट ऑफ यहाँ पे पे डिपॉजिट, आपका चालान जिस दिन पेमेंट किए गवर्नमेंट में, चालान में जो डेट है वो डेट आपको डालना है। चालान सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। मोड ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आपको
देखिए यहाँ पे मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिलेक्ट ऐसे ही रहना है क्योंकि वो गवर्नमेंट वगैरह के लिए, उन लोगों के लिए, आपको कोई इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह का कुछ नहीं है, पोर्शन कुछ नहीं है, तो आपको इसमें सिंपली रहना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे 200 यहाँ पे चूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे क्योंकि मैं भरा नहीं हूँ इसीलिए ये नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 200 का ऑप्शन चूज करना। देखिए माइनर हेड जो चालान का आप देखेंगे, चालान में भी 200 हुआ होगा, क्योंकि 400 जो है आपका डिमांड आता है तो ये IT डिपार्टमेंट से, तो उसका TDS जमा करते हैं, तो फिर वो 400 चूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग TDS जो पेमेंट करते हैं 200 में करते हैं, तो आपको यहाँ पे 200 चूज कर लेना होगा। बाकी कुछ और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसी तरह चालान भर लेना है। जो जो चालान है आपके पास रहना चाहिए, प्रिंट करके रख लीजिए, नहीं तो फिर आपको चालान डाउनलोड करके देख लीजिए, प्रॉपर वे में भर लीजिए। BSR कोड वगैरह, डेट, ये सब अमाउंट वगैरह ध्यान से ये कर लेंगे। इसी तरह आपको रखना हो, मतलब पूरा करेक्ट रहना चाहिए, कोई गलती ना होना चाहिए, ठीक है। जो आपका चालान भरे हैं एक एक चालान में, फर्स्ट चालान में कितना आपका स्टाफ का TDS काटे थे, सेकंड चालान में जितना स्टाफ का TDS काटे थे, एनेक्सर 1 में वही डिटेल्स आपको भरना होगा। वहाँ पे आपका जो स्टाफ का पैन नंबर के वगैरह देना होगा, कितना सैलरी के अगेंस्ट में TDS काटे थे, वो डिटेल्स आपको हर चालान में देना होगा, ठीक है। मैं अभी ये भर के मैं आपको भी दिखाता हूँ। चालान का डिटेल्स में भर दिया, मेरा एक ही चालान है, आपका केस में 2-3 हो सकता है, मैं आपको बता दिया कि कैसे चालान ऐड करना है। मेरा केस में एक ही है, तो एक चालान में ऐड कर दिया, सारा डिटेल्स यहाँ पे भर दिया। देखिए यहाँ पे 200 का भी ऑप्शन आ गया, क्योंकि उस टाइम नहीं आ रहा, तो मेरे को यहाँ पे 200 चूज कर लिया। इसको आपको क्या करना है, हर बार में आप जैसे एक एक ये करेंगे, इसको सेव करते रहेंगे, ठीक है। जो जो आपको ये कर रहे हैं कंटिन्यू बेसिस में आपको इसको सेव करते रहेंगे। जहाँ पे आप फोल्डर बनाए थे, मेरा वहाँ पे डेस्कटॉप में है, थोड़ा मेरा डेस्कटॉप में था TDS करके फोल्डर है, तो आप उसी तरह आपको जहाँ पे है आपको उसको सेव करते रहना है, ठीक है। ध्यान से इसको आपको सेव करते रहना है। हर चीज फॉर्म आप कर लिए तो सेव कर लेंगे, क्रिएट चालान भर लिए तो उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद एनेक्सर 1 में आपको जाना होगा। एनेक्सर 1 में मैं भर लिया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चालान के अगेंस्ट में मेरा एक ही स्टाफ का TDS काटा हुआ है क्वार्टर 4 में, तो एक ही का डिटेल दे रहा हूँ। भले ही आपका केस में 2-3 हो सकता है, तो कैसे करेंगे, एनेक्सर 1 में जाएंगे तो पूरा ब्लैंक रहेगा ऐसे, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट रो में जाना होगा। पहला एक ही चालान है इसलिए एक दिखा रहा है, आपका केस में 3 होगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 करके चालान दिखाएगा। तो हर चालान के अगेंस्ट में कितना आप नंबर ऑफ डिडक्टी है आपका उसी हिसाब से डालेंगे। मेरा केस में एक ही था, मैं एक डाल के ओके किया था। आपका केस में मान लीजिए पहला चालान में 3 हो सकता है, सेकेंड चालान में 1 हो सकता है, थर्ड चालान में 2 हो सकता है, तो उसी तरह आपको दे के ओके करना होगा। उसी तरह आप ओके कर देंगे तो आपको उसी नंबर ऑफ चालान का डिटेल्स जितना आप दिए हैं उसी तरह आपको डिडक्टी का यहाँ पे खुल जाएगा। तो हर डिडक्टी का आपको डिटेल्स भरना होगा। मेरा केस में एक ही है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ही चालान के अगेंस्ट में है तो आपको BSR कोड वगैरह डेट सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक। आपका केस में मान लीजिए 3 चालान है तो 3 डिटेल्स आ जाएगा। हर चालान के अगेंस्ट में जितना आपका नंबर ऑफ डिडक्टी है उतना बार आपका खुल जाएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान से इसको करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे आपको जाना है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चालान ये ऑटोमेटिक 1 आ गया। उसके बाद आपको 2, 3, 4, 5 जितना भी आपका नंबर ऑफ चालान आएगा वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन में जाना है। सेक्शन आपको चूज करना है। देखिए 92A आप जैसे देखेंगे ना, सेक्शन का ऊपर आपको यहाँ पे देखेंगे मार्किंग आज लिख दे रहा है कि आपको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 92B है। देखिए ये आपका अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट है तो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 92B चूज करूँगा, ठीक है। पूछ रहा है कि सेक्शन कौन सा सेक्शन में आप TDS पेमेंट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो अमाउंट जो वहाँ पे चालान से अमाउंट आ गया है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका ब्लैक में है ये इसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। वाइट में जो है आपका देखिए एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, जो भी आपका एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 करके सीरियली दे देंगे। आपका मेरा केस में एक ही स्टाफ है तो एक रेफरेंस नंबर 1 दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है क्या, पैन नंबर दे देना है आपका एम्प्लॉय का। उसके बाद उसका नाम दे देना है, नाम भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट यानी उनको कब सैलरी पेमेंट की, कौन सा डेट में सैलरी पेमेंट की। मैं क्वार्टर 4 का मार्च महीने में उसका पेमेंट किया था, उसी का ऊपर में TDS काटा हूँ। आपका भले ही जनवरी में हो सकता है, जनवरी वाला डाल देंगे डेट, फरवरी में हो सकता है फरवरी में डाल देंगे, यानी आप जिस दिन सैलरी उसको पेमेंट किए उस डेट डालेंगे जिस सैलरी में आपका TDS काटे थे। ये वाला TDS जो आप चालान भरे हैं, कितना अमाउंट आप TDS का उसको कितना अमाउंट सैलरी क्रेडिट किए,
इंक्लूडिंग TDS अमाउंट, ठीक है। तो मैं 50,000 उनको दिया था उस मेरा मार्च महीने में, तो मैं 50,000 डाल दिया इंक्लूडिंग TDS, ठीक है। मेरा 25,000 उसमें TDS था, मैं TDS अमाउंट 25,000 इधर डाल दिया, क्योंकि मेरे को देखेंगे अब चालान अमाउंट भी 25,000 था और TDS भी 25,000, इसलिए एक ही मेरा स्टाफ था, इसलिए मैं यहाँ पे 25,000 हो गया। आपका केस में हो सकता है 20,000 एक स्टाफ का और 5,000 और एक स्टाफ का, तो ये चालान एक नंबर चालान और एक बार आएगा, इसमें और 5,000 भरना होगा। ध्यान रखेंगे चालान के साथ मैच होना चाहिए आपका TDS अमाउंट यहाँ पे जो भर रहे हैं, ठीक है। सरचार्ज कुछ नहीं, जीरो रहेगा, हेल्थ में कुछ नहीं है, जीरो। बाकी आपका टोटल TDS डिडक्टेड मेरा 25,000 हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं भरना, जैसे यहाँ पे देखेंगे टैक्स डिपॉजिट कितना हुआ 25,000 है। और डेट ऑफ डिडक्शन कौन सा डालेंगे, जिस दिन आप डायरेक्ट डिडक्शन किए थे आपका सैलरी का एगेंस्ट में आपका स्टाफ का। आपको ध्यान रखेंगे ये डेट जो क्रेडिट जो आप स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए और ये डेट सेम रखिए, क्योंकि आप अलग अलग रह जाएगा ना कि मान लीजिए ये आप डाल दिए कि 31 तारीख को क्रेडिट किए और डिडक्शन किए 1 तारीख को, तो फिर आपका फिर नोटिस का इशू आ सकता है, तो इसलिए सेम डेट रखने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। उसके रिमैक्स में लो TDS डिडक्शन वगैरह होता, क्योंकि वो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किए थे लो TDS डिडक्शन के लिए या फिर हायर डिडक्शन के लिए। इसमें कुछ नहीं है, तो मैं इसमें कुछ चूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे और कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको क्या करना है सेव कर लेना है। जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे ही मैसेज सक्सेसफुली सेव है कि मैसेज आएगा ओके कर लेंगे। उसके बाद आपको Annex 2 में जाना है। Annex 2 में ये इसी दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है, इस क्वार्टर के लिए भी कोई लिंक नहीं है, इस क्वार्टर का भी हो सकता है और लास्ट 3 क्वार्टर का भी हो सकता है। तो 4 क्वार्टर यानी साल भर का डिटेल्स यहाँ पे देंगे। जिन लोगों को फॉर्म 16 चाहिए उन लोगों का डिटेल्स यहाँ पे उन स्टाफ का भरिए कि जितना जितना TDS अब क्वार्टर 1 का काटे हैं, क्वार्टर 2 का भी काटे हैं, उन लोगों का सारा कंप्यूटेशन यहाँ पे भरेंगे। कि मेरा केस में देखिए, मेरा केस में एक ही चाहिए, यहाँ पे देखिए एक ही स्टाफ था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 स्टाफ दिया हूँ। अब एक स्टाफ का TDS काटा हूँ साल भर में, लेकिन और एक का मैं भर रहा हूँ क्योंकि उनको फॉर्म 16 चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका क्वार्टर 1 में TDS काटे थे, क्वार्टर 2, 3, 4 में TDS नहीं काटे, तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पे भरेंगे। कंप्यूटेशन यहाँ ये पार्ट जो है आप ध्यान रखेंगे, कंप्यूटेशन ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे बहुत आदमी मिस्टेक करता है, इसको आपको ध्यान से देना होगा। देखिए एक एक करके आपको भरना है। आपका स्टाफ का लिस्ट जो भी है आप उसी हिसाब से उसका पैन नंबर दे देंगे, नेम डाल देंगे आपका स्टाफ का। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करेंगे कि पूछ रहा है कि आपका ये किस कैटेगरी में आ रहा है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन या नॉर्मल। यानी सीनियर सिटीजन नहीं है, अप टू एज जो है 60 ईयर, तो अदर आप चूज कर लेंगे। वुमेन है तो वुमेन चूज करेंगे। मेरा केस में ये दोनों मेन है, एज जो है 60 से नीचे, तो मैं अदर्स में चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डेट से आपका कंपनी से काम कर रहा है, कौन सा डेट से, आप वो डेट डाल देंगे। आपको मैं इस केस में देखिए ये दोनों का डेट मेरा यहाँ पे डेट ऑफ ये इधर है। मैं इसको आपको ये चीज़ करेंगे यहाँ पे, इसको ये वाला डेट मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ क्योंकि ये जो स्टाफ है मेरे पास आया था 25 जून 2023, 25 जून 2023, क्योंकि वो प्रीवियस 2 महीना दूसरा किसी के पास काम करा था, इसलिए उनका सैलरी वहाँ से 1.5 लाख रुपया मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लैक है उसको कुछ नहीं करना है, आप भरेंगे जैसे जैसे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सिंपली ये जो यहाँ पे पहले आएंगे ना, तो इसमें ये सब भरने से पहले ना सिंपली आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इधर चला जाना है, आपको रिज्यूम चूज कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएंगे वो बेटर हो, क्योंकि आप रिज्यूम चूज कर लेंगे ना तो फिर जहाँ पे आपको भरना नहीं पड़ेगा ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम का हिसाब से, वो आपको ब्लैक हो जाएगा, तो आप उसको और भरना नहीं पड़ेगा, तो आपको ईजी हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, वो पहला आपको डायरेक्ट उधर चला जाना है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारा इसमें ये है रो नंबर है, एक बार देख लेता हूँ, मैं अच्छे से बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको आना है, ये जो है आपका रो नंबर 93 में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम में आप जो भी आपका स्टाफ ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहता है या फिर न्यू रिज्यूम में जाना चाहता है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है वेदर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, ये आपका ओल्ड न्यू रिज्यूम है ये सेक्शन जो है। तो न्यू रिज्यूम में जो लोग
रहना चाहते हैं नो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ऑप्ट आउट यानी बाहर चला जाना चाहते हैं। न्यू रिज्यूम से जो लोग बाहर जाएंगे उन लोग के लिए येस करेंगे, यानी ओल्ड रिज्यूम चाहते हैं तो उन लोग के लिए येस, जो लोग न्यू रिज्यूम में रहना चाहते हैं उन लोग के लिए नो करेंगे। यहाँ पे इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्ट आउट बताया गया, यानी न्यू रिज्यूम से बाहर होना चाहते हैं, ये बाहर होना चाहता है इसलिए येस किया, ये रहना चाहता है न्यू रिज्यूम में नो किया। जैसे आप नो येस करेंगे ना उसी हिसाब से ये ब्लैकआउट हो जाएगा। जो आपको जरूरत है रिज्यूम का हिसाब से डिडक्शन, क्योंकि न्यू रिज्यूम में आपको पता है कि डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा तो इसलिए डिडक्शन में सब ब्लैक हो गया, आपको इसमें भरना नहीं पड़ेगा। इस केस में ओल्ड रिज्यूम चूज किया क्योंकि येस किया हूँ, ऑप्ट आउट हो गया हूँ न्यू रिज्यूम से, इसीलिए येस किया हूँ, तो यहाँ पे डिडक्शन के लिए एक्टिव हो गया है। तो उसके बाद ये वाला पहले इस एनेक्सर में जैसे आएंगे, पहले यहाँ पे आ जाएंगे कौन सा आपका रो नंबर 93 में आ जाएंगे। उसके बाद ये सब डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये हो गया। मैं क्योंकि ये जो स्टाफ है जून महीने में मेरे पास आया था इसलिए प्रीवियस एम्प्लॉय से उसको 1.5 लाख रुपया मिला है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट किए हैं, अदर एम्प्लॉय प्रीवियस एम्प्लॉय से मिला है तो आपको यहाँ पे डालेंगे। एक और हो सकता है कि दो स्टाफ दो जगह काम कर रहा है तो डेट ऑफ जो ये एक हो सकता है, और आप यहाँ पे अमाउंट दूसरे एम्प्लॉय से मिला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है कि देखेंगे 16II ये है पी टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स का। इसमें प्रोफेशनल टैक्स में ओल्ड रिज्यूम में आपको मिलता है, क्योंकि मैं पहला वाला ओल्ड रिज्यूम चूज किया हूँ, ये वाला न्यू रिज्यूम किया हूँ, इसलिए आपको इसमें भरने नहीं देगा। ऊपर वाला में आपको जो भी पी टैक्स है आपको वो भर लेना है। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है, प्राइवेट के लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है तो इसमें मैं 0 रखा हूँ। और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा, ओल्ड हो या न्यू रिज्यूम हो, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ये मैं भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस पूछ रहा है ना, यहाँ पे ये इंटरेस्ट है 24B का, यानी आप सैलरी जो पर्सन है आप डिक्लेरेशन, आपका कोई स्टाफ डिक्लेरेशन दिया है कि वो होम लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 लाख ले सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 लाख का यहाँ पे माइनस करके दिखाना होगा। किसी का हो सकता है कि 1.5 लाख, किसी का हो सकता है 1 लाख, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा तो उसी हिसाब से आपको माइनस फिगर देके उतना अमाउंट लिख देना है। इस नीचे में उसको नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली, ठीक है, ये करना है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको सिंपली चलना है, क्या देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कुछ नहीं बनना है, इसको आपको सिंपली चलना है, ये ऑटोमेटिक ये आ गया डिडक्शन, ये आपको चलना है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स कितना TDS काटे हैं अमाउंट भरेंगे उस स्टाफ का। मेरा इस स्टाफ में 4th क्वार्टर में 25 था, 25,000 डाल दिया। भले आपका Q1 में TDS काटे थे 5,000 तो 5,000 यहाँ पे डालेंगे। कोई भी क्वार्टर है, इस क्वार्टर रिलेवेंट नहीं, कोई भी क्वार्टर में जितना TDS साल भर का काटे हैं, टोटल सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं ना, साल भर में कितना सैलरी उसको मिला है, किस किस हेड में मिला है, तो इसी हिसाब से कितना साल भर में TDS काटे हैं यहाँ पे भरेंगे। सरचार्ज जो भी होगा काटे होंगे तो भरेंगे, अदरवाइज 0 करके रख लेंगे। जो आपको नहीं मतलब कुछ नहीं तो आपको इसको 0 कर लेंगे, ठीक है, 0 करके टैप कर लेंगे और ये 25,000 आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है हायर डिडक्शन काट रहे हैं कि आपको मतलब रेट ऑफ जो TDS रेट जो है हायर करके काट रहे हैं क्या, नो कर देंगे क्योंकि हायर रेट नहीं है। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस, जो लोग हाउस रेंट अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं, HRA क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख से एक्सेस क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को क्या होगा, क्या उन लोगों का लैंडर का पैन नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो आपको ये मतलब मान लीजिए इस पर्सन आपका HRA ज़्यादा क्लेम किया है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा क्लेम कर रहा है तो फिर येस करना होगा। मेरा केस में नहीं है तो मैं नो किया हूँ, आपका केस में येस होगा तो आपको येस करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको उसका पैन नंबर वगैरह देना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको उसका देखिए, यहाँ पे आपको लैंडर का नाम देना होगा, उस लैंडर का नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए येस करूँगा ना, इसको येस करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका पैन नंबर देना होगा, लैंडर का पैन नंबर देना है और उसका यहाँ पे नाम लिखना है। मेरा केस में नहीं है तो मैं इसको नो कर रहा हूँ, आपका केस में होगा तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है कि ये हो गया आपका लैंडर 1 हो गया, लैंडलॉर्ड 2 होगा तो उसका डिटेल्स भी भरेंगे। मान लीजिए आप 6 महीना एक आपका स्टाफ जो 6 महीना एक लैंडर के पास था,
और 6 महीना और एक पास का था तो उसका डिटेल ऐसे ही यहाँ पे येस करना होगा, उसका पैन डिटेल देना है तो वो आपको 1 लाख का ऊपर होगा तो ये पैन डिटेल देंगे, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा, नो करके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो लैंडर 4 देखिए 1 2 3 4 सबका है, आप जितना नॉन लैंडर हो सकता है उसी हिसाब से आपको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑफ लैंडर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे येस कर रहे हैं तो क्योंकि आपका हाउस प्रॉपर्टी का ऊपर वो क्या किए लोन लिया था उसमें वो डिडक्शन क्लेम कर मतलब वो 24B में क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि पैन नंबर देना पड़ता है, हाउसिंग लोन जो क्लेम किया है पेमेंट मेड किए हैं, मैं यहाँ पे चूज कर लिया प्रोपोर्शन या फिर आपका बैंक का पैन नंबर है तो आपको ऊपर में ये वाला जो है एंटर वैलिड पैन में क्लिक करके उनका पैन नंबर देने का, अदरवाइज ये तो आपका गवर्नमेंट का ये नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको इसको चूज करके भी जा सकते हैं। उसके बाद कौन सा बैंक से आप लिए हैं उसका डिटेल्स भर देंगे, मेरा SBI था SBI भर लिया। उसके बाद उसका मान लीजिए 2 बैंक से लिए होंगे तो उसमें सेकंड भी है उसका पैन नंबर देंगे और उसका भी बैंक का डिटेल्स देंगे। मान लीजिए मैं SBI से लिया हूँ और एक्सिस से भी लिया हूँ तो क्या करूँगा कि मैं SBI यहाँ पे चूज़ कर लिया पहला और सेकंड में एक्सिस चूज़ करूँगा, सेम यहाँ पे उसका पैन नंबर होगा तो वैलिड पैन नंबर एक्सिस बैंक का दे दूँगा, अदरवाइज ये चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको चूज़ करना होगा। मेरा केस में कुछ नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूँगा इसको चूज़ करके निकल जाऊँगा, क्योंकि एक बार इसको देखिए ये है ना थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एक आपका नहीं होगा ना तो फिर आप क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे ना ये ऐसे ही एरर आएगा। ठीक है, तो नहीं है तो आप मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर रहा था, आपका केस में नहीं एक ही होगा तो एक बार में आप यहाँ करके करेंगे, होगा 2 तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा, नहीं तो आपको सिंपली मान लीजिए यहाँ पे 3 4 ऐसे ही करके होगा क्योंकि आप 3 4 बैंक से लिए होंगे तो लोन तो वो है। आपका केस में एक होगा तो एक भर के निकल जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 24B में जो देखिए यहाँ पे 4 3 2 हर मान लीजिए कोई 3 बैंक से लिया होगा, अलग बात है प्रैक्टिकली में एक लेते हैं एक बैंक या 2 बैंक इतना नहीं रहता, लेकिन आपको फॉर्म देने के लिए तो ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 दे देगा, आप मान लीजिए 3 बैंक से लिए होंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए वो दिया है इतना। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं बनना है, कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सुपरएनुएशन फंड वगैरह कुछ नहीं है आपका, होगा तो आप यहाँ पे करेंगे येस करके इसको सब भरेंगे, ऑथराइज नहीं है मेरा केस में भी नहीं है तो आपका केस में होगा तो आप उसको भर लेंगे। ठीक है, कोई रीपेमेंट टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा अभी ये आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे आपका कंपनी से कितना उसको सैलरी साल भर में दिए हैं वो यहाँ पे भरेंगे, प्रोक्यूजिट वगैरह कुछ दिए हैं तो यहाँ पे भरेंगे, ट्रैवलिंग डेथ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी ये सब कुछ जो भी दिए होंगे साल भर में वो भर लेंगे। मेरा केस में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 8 लाख और इस केस में 5 लाख है तो मैं यहाँ पे भर दिया, बाकी मेरा कुछ नहीं है, अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे सारा जीरो कर लिया। आपका केस में HRA होगा तो HRA आपको यहाँ पे भरना होगा, जितना अमाउंट HRA आप भरे हैं। ठीक है, HRA भरे हैं तो यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा तो आप 0 कर लेंगे। HRA होगा तो आप HRA भर लेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपको न्यू रिज्यूम में HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप HRA ओल्ड रिज्यूम में वो उस स्टाफ का है तो HRA आप काउंट दे प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज 0 कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा डिडक्शन जो है ये आपका आया। अभी ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में मान लीजिए आपका स्टाफ जो है वो डिक्लेयर खुद कर रहा है कि मेरा सेविंग बैंक या FD से इनकम आज जनरेट हो रहा है तो वो दे रहा है तो आपको यहाँ पे भरना है, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि उसका क्या इनकम है। नहीं दे रहा है तो आपको 0 करके निकाल देना है। उसके बाद आपको 80C में कितना डिडक्शन मिलेगा, आप देखिए हर डिडक्शन में 2 टैब देगा, एक ग्रॉस का और एक डिडक्शन अमाउंट। तो 80C में मैक्सिमम वो 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा तो वो 1.5 लाख ही लिया तो 1.5 लाख का मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आप मान लीजिए वहाँ पे आपको 50,000 का बेनिफिट क्लेम करता तो 50,000 आप डाल दें, मैक्सिमम 1.5 लाख का मिलेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 1.5 लाख डाला हूँ। ठीक है, उसका 80CC में वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपका होगा तो आपको उसी हिसाब से डालेंगे क्योंकि हर ए में देखेंगे 2 है, हर सेक्शन में 2 ग्रॉस और आपका डिडक्शन अमाउंट। ठीक है, ये नहीं है कुछ। उसके बाद मेरा मेडिक्लेम है 80D में है तो 25,000 क्लेम कर रहा है तो मैं ग्रॉस में भी 25,000 डाल दिया और डिडक्शन क्लेम भी कर रहा है 25,000 तो मैं 25,000 वहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है डिडक्शन इंटरेस्ट लोन हायर एजुकेशन के लिए लेता तो 80E वगैरह मेरा कुछ नहीं है। आपका केस में जो भी होगा 80G वगैरह होगा तो आप उसको डालेंगे। 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग
बैंक वो दे रहा है डिक्लेरेशन इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे पकड़े होंगे, तो यहाँ पे उसका 10,000 मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे ग्रॉस में, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफाई कितना कर रहा है वो डालेंगे। ठीक है, ग्रॉस में आपका मान लीजिए 10 लाख मिल रहा है, सॉरी 10,000 मिल रहा है, लेकिन वो क्वालिफाई कर रहा है जितना, उतना ही आपको यहाँ पे लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम उसको यहाँ पे देंगे। ठीक है, जितना मान लीजिए 5 उसका 5,000 मतलब है उसका इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पे 10,000 डालेंगे ग्रॉस, लेकिन आपको यहाँ पे 5,000 ही क्वालिफाई हो रहा है तो 5,000 यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सेम ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आ गया रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में रिबेट क्या है, जिसका इनकम ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन के बाद जो नेट इनकम आता है, जो टैक्सेबल इनकम आता है, ओल्ड रिज्यूम में क्या होता है कि 5 लाख से नीचे रहेंगे, रेसिडेंटल इंडिविजुअल होगा तो आपको क्या होगा, रिबेट मिलेगा। अप टू 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे रिबेट मिलता है। वो रिबेट अमाउंट डाल देंगे, कितना है 12,500 ले रहा है या जो भी रिबेट अमाउंट ले रहा है वो ले लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे क्या है, अप टू 7 लाख तक ग्रॉस नेट इनकम, यानी इसमें तो डिडक्शन नहीं मिलता है, जो इनकम आ रहा है उसका ऊपर आपको क्या है रिबेट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, न्यू रिज्यूम में वो यहाँ पे आपका, मेरा केस में दोनों में एक्सीड हो रहा है इसलिए मैं रिबेट क्लेम नहीं कर रहा, आपका केस में होगा तो आप रिबेट यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो ऑटोमेटिक पहले चूज, क्योंकि पहले ये टैब में आके पहले ही इसको चूज किए थे, ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम में चूज करना। ये चूज करने के बाद आपको सिंपली और कुछ नहीं करना है, सिंपली बाकी सब कुछ हो गया है, आपको ये चीज़ भर लेना होगा। ऐसे ऐसे भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद इसको क्या करेंगे, क्रिएट फाइल में आपको जाना होगा। ठीक है, क्रिएट फाइल करेंगे तो आपको सारा चीज़ अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्रिएट फाइल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको भरने के बाद सेव कर लेंगे। इसको आपको यहाँ पे जहाँ पे आप सेव करके रखे होंगे वहाँ पे आपको सेव कर लेंगे। मेरा टेस्टर में था, TDS करके फोल्डर था, यहाँ पे मैं सेव कर लिया, ओके कर देंगे। जैसे सेव करेंगे ना, हर जितना सक्सेसफुल सेव हो रहा है ना, फाइल सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट फाइल में क्लिक करना है। आपको इसको क्रिएट फाइल करने से पहले CSI फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिए इनकम टैक्स साइट से। कैसे CSI फाइल डाउनलोड करेंगे उसका ऊपर ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया हो मेरा चैनल पे, उसका लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज में जाना है, CSI फाइल जो डाउनलोड किए होंगे वो भी फोल्डर में रख लिए होंगे। ये जैसे ही CSI फाइल होगा उसके बाद आपको ओपन कर लेना है, और ये जो फाइल आपको जहाँ पे सेव करना है, जो अभी फाइल सक्सेसफुल जनरेट होगा इसको सेव करना है, वही फोल्डर में आपको सेव करना है। इसको लेके सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्या, वैलिडेट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट में क्लिक करेंगे वो आपका वैलिडेट होगा। देखिए वैलिडेट होने के बाद आपको सक्सेसफुल वैलिडेट मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको ओके कर लेना है। जहाँ पे आपको फोल्डर बनाए थे वहाँ पे आगे खुल गया। अभी आपको क्या करना है कि जो देखेंगे यहाँ पे एव्यू फाइल है, इसको आपको क्या करना है, जिप बना देना है। इसको मैं जैसे जिप कर दूंगा, जिप फाइल बना दूंगा। जिप फाइल बनाने के बाद इनकम टैक्स में जाके लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड कर देना होगा। ठीक है, या फिर आपका ऑफलाइन में करते हैं तो आपका जो भी NSDL में जहाँ पे जमा करते हैं उसको आपको क्या करना है, ये एव्यू फाइल को जो अभी आप जनरेट किए एव्यू फाइल जिसको जिप किए हैं अभी, ये वाला, इसको क्या करेंगे पेन ड्राइव में दे देंगे, और इसको ये जो PDF है इसमें PDF को खोल के वहाँ पे साइन इन करके भेज देंगे NSDL ऑफिस में, वो लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन में करते हैं तो इसी जो जिप फाइल बनाए इसी को आप अपलोड करके कर देंगे E-वेरीफाई करके। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें कोई भी बेनिफिट मिला ना, इसमें हेल्प कुछ भी मिला ना, कमेंट करके ज़रूर बोलिए। और कुछ इसमें चाहिए हेल्प तो कमेंट करके पूछिए, मैं ट्राई करूँगा तुरंत रिप्लाई देने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।